साथियों नमस्कार। अभी हाल ही में आरपीएससी द्वारा जो ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम होते हैं, उस ग्रेड फर्स्ट के इतिहास विषय से जुड़े हुए जो दूसरा और सेकंड पेपर होता है, उससे संबंधित आपके सिलेबस जारी किया है। और जब उस सिलेबस को हम देखते हैं तो उसमें हमें नजर आता है कि पुराने सिलेबस से कुछ चीजें हटाई भी गई है तो कुछ नई चीजें आपके जोड़ी भी गई है। उस सिलेबस के अंदर हम देखेंगे तो प्राचीन भारत के इतिहास में उसमें एक आपके टॉपिक है सिंधु सभ्यता। तो आज से हम जो ग्रेड फर्स्ट है इतिहास विशेष जुड़ा हुआ, उनके जो सिलेबस के जो मुख्य मुख्य टॉपिक हैं उनको एक एक करके क्लियर करते चलेंगे। और सबसे पहले जो हम टॉपिक लेंगे वो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता होगी। जब हम किसी टॉपिक की तैयारी करते हैं या किसी विषय वस्तु का अध्ययन करने की हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जो शर्त होती है कि इस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी आयाम हैं, जितने भी संदर्भ हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो लेआउट है वो हमें पता होना चाहिए कि हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है। तो जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हो तो हम इस टॉपिक में सबसे पहले इस सभ्यता की स्थिति क्या है और विस्तार क्या है, इस बात को देखेंगे। फिर इनका नामकरण किस प्रकार हुआ, इस चीज को पढ़ेंगे। इस सभ्यता की खोज कैसे हुई, इसकी जानकारी देने वाले पुरातत्वविद कौन कौन हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये सभ्यता किस स्थिति क्रम से जुड़ी हुई है, इसके निर्माता कौन है, इस सभ्यता से जुड़े प्रमुख नगर, बस्तियां, टीले, पुरास्थल कौन कौन से हैं, सभ्यता का समाज कैसा है, आर्थिक जीवन कैसा है, धार्मिक जीवन कैसा है, वहां की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, शिल्प और तकनीक के क्या आयाम नजर आते हैं, कला की दृष्टि से वो कितने उन्नत थे, और ये सभ्यता किस प्रकार से धीरे धीरे आपके समाप्त होती गई। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ वो हम देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि इतनी पुरानी सभ्यता क्या आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है, वैल्यूबल है, ये सभ्यता क्या आज भी हमें कुछ दे रही है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे अंत में जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 की पुस्तकें होती है उनमें जहां कहीं भी एनसीईआरटी की पुस्तकों में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ भी बताया गया है वो हम अपनी इसी कक्षा में शामिल करते हुए चलेंगे, ताकि आपको अलग से एनसीईआरटी पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। साथियों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ यहाँ पर सामान्य शब्दावली की बात करूंगा, जैसे सभ्यता, संस्कृति, बीसी, एडी, पुरास्थल क्या होते हैं। हम 2-3 मिनट में ही इन शब्दों का सामान्य परिचय देख लेते हैं, ताकि जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे आगे तो हमें कई सारी बातें आसानी से और सरलता समझ में आ जाए। तो सबसे अगर पहली बात करेंगे तो सभ्यता और संस्कृति क्या होती है। आप पढ़ लेते हो कि सिंधु नदी घाटी की सभ्यता, लेकिन जब बच्चे ये पूछ लेते हैं सर सभ्यता ही क्या होती है, तो वहां पर थोड़ा सा अगर हम रटकर गए हैं तो ऐसा ही महसूस होता है हमें। तो अगर हम सभ्यता की बात करेंगे तो आखिरकार है क्या, तो ऐसा मान लीजिए धरातल है। अब इस धरातल पर मानव ने जो कुछ सोचा है और भौतिक माध्यमों से जो निर्मित किया है, जैसे मान लीजिए कोई भवन निर्मित कर दिया हो, कोई विद्यालय निर्मित कर दिया हो, कोई अस्पताल निर्मित कर दिया हो, कोई मंदिर निर्मित कर दिया हो, जो जो भौतिक संरचनाएं हैं, इन भौतिक संरचनाओं को ही हम सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये भौतिक संरचना सिंधु नदी के आसपास हुई है, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या हो गया, आपके सिंधु सभ्यता हो गया। इन भौतिक संरचनाओं को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इस प्रकार की क्या होगी, आपके दृश्य होगी। तो मानव द्वारा विकसित आपके ये जो भौतिक संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, उन्हीं को हम आप क्या कहते हैं, आपके सभ्यताएं कहते हैं। अगर हम आगे बात करेंगे सर संस्कृति क्या होती है, जो आपने भौतिक संरचनाओं का निर्माण किया है, उन भौतिक संरचनाओं में वहां के लोगों का अगर साहित्य विकसित हो जाए, विज्ञान विकसित हो जाए, कला विकसित हो जाए, दर्शन विकसित हो जाए, तो वही आपके जो सभ्यता का परिष्कृत रूप है वह संस्कृति कहलाती है। अगर आपने केवल भौतिक उन्नति कर ली है लेकिन वहां के लोगों के पास विज्ञान नहीं है, कला नहीं है, दर्शन नहीं है, साहित्य नहीं है, तो वो एक प्रकार सभ्यता तो है लेकिन वो संस्कृति में परिवर्तित नहीं हो पाएगी। जब वहां के लोगों का उन्नत साहित्य होगा, विज्ञान होगा, कला होगा, दर्शन होगी, तभी वो सभ्यता आपके संस्कृति में कन्वर्ट होगी। तो इस प्रकार जो सभ्यता है वो एक प्रकार से दृश्य है और जो संस्कृति है वो अदृश्य है, क्योंकि हम विज्ञान, कला, दर्शन, साहित्य ये मस्तिष्क से जुड़ी बातें हैं, हम उनको देख नहीं सकते, उनको हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप ये ध्यान रखेंगे, एक हम कह सकते हैं कि प्रॉपर जो विकास है वो तभी होता है जब सभ्यता और संस्कृति आपस में जुड़ी होती है। आप इन दोनों को अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते। तो सभ्यता और संस्कृति का अर्थ मेरे हिसाब से आप समझ गए। एक जो इतिहास जोड़े बच्चों की समस्या होती है कि जब हम इतिहास में जब हम तारीखें पढ़ते हैं तो कुछ तारीखों के आगे लगा हुआ था बीसी, कुछ तारीखों के पीछे लगा हुआ था आपके एडी। अब ये समस्या क्या है, इनका अर्थ क्या होता है, हम इसको कैसे समझे। तो सबसे पहले अगर मैं बीसी की बात करूं तो बीसी का मतलब होता है आपके बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म से पहले।
अगर मैं एडी की बात करूं तो एडी का मतलब होता है एनोडोमीन, और एनोडोमीन का मतलब होता है ईसा के जन्म के बाद। इसीलिए आप जब हिंदी में पढ़ते हो तो हिंदी में कुछ तारीखों के आगे लगा हुआ होता है ईसा पूर्व, जिसको अपन बीसी बोलते हैं, और कुछ तारीखों के पीछे लगा हुआ होता है आपके ईसवी सन, जिसको अपन एडी बोलते हैं। अब ये बीसी और एडी का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसको एक साधारण सी कहानी के रूप समझे। ज्यादा गहराई में जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, साधारण तो समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। जैसे मान लीजिए, ऐसा माना गया है कि जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक है भगवान ईसा मसीह, ईसा मसीह ने क्या किया, अपने जन्म के चौथे वर्ष की घोषणा की कि मैं ईश्वर का दूत हूं। तो जिस साल उन्होंने ये घोषणा की कि मैं ईश्वर का दूत हूं, उसी वर्ष से दुनिया में एक कैलेंडर की, एक पंचांग की शुरुआत हुई। और क्योंकि जिस दिन उन्होंने घोषणा की उसी दिन को पहला दिन, पहला महीना और पहला साल घोषित कर दिया गया, और यही फिर आपके आगे लगातार चलते रहे, और ऐसे करते करते आज हम 2025 तक पहुंच चुके हैं। तो हम कह सकते हैं आज से 2025 साल पहले ईसा मसीह ने स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित किया है। तो ईसा के जन्म के जो बाद की तारीखें हैं, जैसे ये वाली तारीखें, ईसा के जन्म के बाद वाली तारीखें हैं, उनके लिए अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है एडी। हालांकि अब इस एडी की जगह एक शब्द प्रयुक्त आ गया सीई, जिसको बोलते हैं कॉमन एरा, ये ईसा के जन्म के बाद। लेकिन समस्या यहां उत्पन्न हो जाती है, तो सर फिर ये बीसी क्या है? तो आप इस साधारण सी बात को समझे कि ईसा ने अपना आप को भगवान घोषित किए हुए कितने वर्ष हो गए हैं? 2025। पंचांग की शुरुआत भी हुई कितने सालों पहले? 2025 वर्ष पहले। लेकिन दुनिया 2025 वर्ष से भी पुरानी है। दुनिया तो 5000 साल पहले भी थी, 10,000 साल पहले भी थी, 15,000 साल पहले भी थी। लेकिन उस समय हमारे पास पंचांग नहीं थे। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं को बताने के लिए हम कौन सी तारीखों को इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि इस समय तो हमारे पास क्या नहीं है, आपके पंचांग नहीं है। तो हमने क्या किया कि देख लिया कि कोई घटना ईसा के कितने साल पहले घटित हुई। जैसे मान लीजिए कोई घटना ईसा के 300 साल पहले घटित हुई, तो हमने इसको बताने के लिए क्या कर दिया, 320 लिख दिया। मतलब ये घटना ईसा मसीह के जन्म के 300 वर्ष पुरानी है। अब बीसी को ही आजकल बोलते हैं बीसीई, जिसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। तो आप समझ गए, जो बीसी शब्द है वो ईसा के जन्म से पहले की तारीखों के लिए, और जो एडी शब्द है वो ईसा के जन्म के बाद की तारीखों के लिए। इतना समझने के बाद बच्चे के सामने दूसरी समस्या आती है कि सर जैसे ईसा के जन्म के बाद तो तारीखें सीधी चलती है, 100 फिर 200, ऐसे करते करते आज हम 2025 तक पहुंच गए। लेकिन ईसा के जन्म के पहली वाली तारीख उल्टी चलती है। जब आप पढ़ते हो ईसा के जन्म के 500 वर्ष से लेकर 400 वर्ष पूर्व, ये क्या माजरा है, तारीख उल्टी कैसे चल रही है? तो आप इसको ऐसे समझे, जो इतिहास होता है वो इतिहास अतीत से वर्तमान की ओर आता है। इस लाइन को अगर आप समझ गए तो समझ भी आसानी से आपको आ जाएगा। इतिहास हमेशा अतीत से वर्तमान की ओर चलता है, यानी हमें अतीत से बढ़ते बढ़ते वर्तमान की ओर आना है। तो अगर मान लीजिए ये जो मान लीजिए 500 वर्ष है यहाँ पर, और इनमें जो अतीत की सबसे प्राचीन घटना है वो 500 है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले 500 वर्ष ईसा के पहले क्या हुआ, फिर पढ़ेंगे 400 वर्ष पहले क्या हुआ, फिर 300 वर्ष, फिर 200 वर्ष, फिर 100 वर्ष। ऐसे करते करते हम ईसा मसीह के जन्म के पास आ जाएंगे, उनके द्वारा की गई घोषणा के दिन के पास आ जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई घटना आपके 500 वर्ष पहले घटी ईसा के जन्म के, तो उसको पहले पढ़ा जाएगा, और जो घटना 400 वर्ष बाद घटी है उसको बाद में पढ़ा जाएगा। तो पहले 500 आ गया, फिर 400 आ गया, ऐसे फिर 300 आ गया, ऐसे करते करते हम एक तारीख पर पहुंच जाएंगे। तो ये भी बात आप समझ गए कि ईसा पूर्व की जितनी तारीख होती है वो हमेशा उल्टी चलती है। अगली जो इस टॉपिक से जुड़ी महत्वपूर्ण शब्दावली है वह है पुरा स्थल, जिसको अपन टीले या बस्तियां भी बोलते हैं। आप खूब सारे नाम पढ़ते हो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे सारे पुरा स्थल है, टीला है, बस्तियां हैं। अगर वो कृषि आधारित बस्ती है तो ग्रामीण हो जाएगी, अगर वो आपके व्यापार आधारित बस्ती है तो फिर वो नगरीय हो जाएगी। लेकिन समस्या यहाँ उत्पन्न होती है जब यही पूछ लिया जाता है कि बस्तियां होती क्या है, बनती कैसे है। तो एनसीईआरटी इसका सबसे आसान आपके जवाब देती है। उनके अनुसार जैसे मान लीजिए कोई आपके स्थल है, अब स्थल पर मान लीजिए किसी प्रकार की संरचनाएं बनी है, मकान वगैरह बने हैं, अब बन गए, अब लोग इन स्थानों का, मकानों का प्रयोग कर रहे हैं, इनमें रह रहे हैं, और कुछ वर्षों बाद में किसी कारण से वजह से ये स्थान उन्होंने छोड़ दिया, लंबे समय तक फिर इस स्थान पर कोई नहीं रहता है, तो फिर ये मान लीजिए प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, धूल की वजह से, मिट्टी की वजह से धीरे धीरे आपके ये पूरी संरचना दब जाएगी। और जब बाद में इसी संरचना के बाद जब उत्खनन करेंगे
तो हमें तो पहले जो यहाँ लोग निवास करते थे इस जगह पर, उनकी खूब सारी वस्तु हमें यहाँ से मिलेगी, क्योंकि वो अब जमींदोज हो चुकी है। तो जो ऐसी संरचना जिसका निर्माण कर लिया गया है, प्रयोग कर लिया गया है और बाद में उसे किसी कारण त्याग दिया गया है, वो पुराने स्थल जो हमें इतिहास की जानकारी देते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पूरा स्थल बोलते हैं, उसी को अपन टीला बोलते हैं, उसी को अपन बस्तियां बोलते हैं। तो पूरा स्थल से जुड़ी बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगली बात है कि सर सिंधु सभ्यता बनी कैसे। हालांकि जब हम सिंधु सभ्यता का निर्माण पढ़ेंगे, निर्माता पढ़ेंगे, तो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन ये सिंधु सभ्यता बनी कैसे इसके बारे में हम कुछ समय बाद में चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस टॉपिक से जुड़ा जो महत्वपूर्ण बिंदु है आपके, वो है इस सभ्यता की स्थिति और विस्तार। जब आप पढ़ते हो गाइडू से तो इसकी शुरुआत टॉपिक यहीं से की जाती है, लेकिन हमने देख लिया कि केवल स्थिति विस्तार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उससे पहले कुछ बेसिक बातें हैं, अगर वो आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब सबसे पहली बात यह है कि जो आप सिंधु सभ्यता पढ़ते हो, आखिरकार वो है कहाँ, वो किन किन क्षेत्रों में फैली हुई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इस मानचित्र में मिलेगा। इस मानचित्र में देखिए, यहां पर भारत की स्थिति, जो आपको हरा दिखाई दे रहा है ये पाकिस्तान की स्थिति, और यहाँ ऊपर कुछ आपके दक्षिणी अफगानिस्तान की स्थिति। तो अब रटने की भी आवश्यकता नहीं आपको कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग, आधुनिक पाकिस्तान और आधुनिक दक्षिणी अफगानिस्तान, इन तीन देशों में ईसा के 2300 वर्ष से लेकर 1750 वर्ष पहले इन तीन क्षेत्रों में या इन तीन देशों में जो सभ्यता सिंधु नदी घाटी के किनारे विकसित हुई, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो बताइए कितना सरल हो गया आपके लिए कि सिंधु सभ्यता कहाँ आपके स्थित है। तो अब आप आसानी से बता सकते हो कि आधुनिक काल का जो भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग है, और जो आधुनिक काल का पाकिस्तान है, और उसके बाद में दक्षिणी अफगानिस्तान है, और इन्हीं में ही आपकी जो सिंधु और उसकी सहायक नदियां बहती थी, सिंधु और उसकी सहायक नदियों किनारे जो सभ्यता विकसित हो गई थी, जो पूरा स्थल विकसित हो गए थे, उन्हीं को हम सामान्यतः किस नाम से जानते हैं, आपके सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो स्थिति को लेकर बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अगली बात करते हैं विस्तार। विस्तार से मतलब हो गया कि सभ्यता कहाँ कहाँ फैली हुई थी, इसके पूरा स्थल कहाँ कहाँ थे। तो जब हम इस सभ्यता के पूरे क्षेत्रफल को देखते हैं, इस सभ्यता के आपके पूरे क्षेत्रफल को देखते हैं, तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि इस सभ्यता का उत्तरी बिंदु कौन सा है और दक्षिणी कौन सा है, फिर पश्चिमी कौन सा है, फिर आपके पूर्व कौन सा है, और फिर हमें पता लग जाएगा कि इन चारों बिंदुओं के बीच में सभ्यता आपकी विकसित हुई है। तो परीक्षक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं कि जो सभ्यता है, इस सभ्यता का उत्तरी छोर जो पूरा स्थल था वो मांडा था। इसकी स्थिति वर्तमान के जम्मू में है और ये चिनाब नदी किनारे है। इसकी दक्षिण स्थिति देमाबाद में है, ये भी पूरा स्थल है जो वर्तमान के महाराष्ट्र में है, और परवरा नदी किनारे है। इसके जो पूर्वी पूरा स्थल है वो है आलमगीरपुर, जो वर्तमान यूपी में है, और ये हिंडन नदी किनारे है। और इसका जो पश्चिमी बिंदु है वो सुदका गेंडोर है, ये आधुनिक बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और ये दासक नदी किनारे है। तो हमने इसके चारों छोर देख लिए हैं। अब आप इसको मानचित्र से और अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ देखिए आपको भारतीय मानचित्र भी नजर आ रहा है। तो ये इसका उत्तरी छोर, ये इसका पश्चिमी छोर, ये दक्षिणी, और ये आपके पूर्वी। तो इस प्रकार से ये आपके विषम कोणीय चतुर्भुज आपको आकृति नजर आ रही है, इनके मध्य में ये आपकी सभ्यता विकसित हुई थी। अब आप समझ गए होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता किस जगह पर आपके स्थित थी और इसका विस्तार भी आपके कहाँ कहाँ था। लेकिन वनडे एग्जाम में इनसे जुड़े कई फैक्ट पूछे जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा आपके मांडा, तो परीक्षा में अक्सर पूछते हैं कि जो विकसित सिंधु घाटी सभ्यता इसका सबसे उत्तरी छोर कौन सा है, तो मांडा हो गया। लेकिन कंफ्यूज वाली स्थिति तब हो जाती है, हम कुछ पुस्तकों में पढ़ते हैं मुंडीगाक और शोरतुगई। हम सभी जानते हैं मुंडीगाक और शोरतुगई जो पूरा स्थल है वो आधुनिक अफगानिस्तान में है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी छोर तो मांडा ही है, तो फिर कई बार तो मुंडीगाक और शोरतुगई क्यों आता है, क्योंकि मुंडीगाक और शोरतुगई सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य बस्तियां नहीं है, ये एक प्रकार की व्यापारिक बस्तियां हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापारिक बस्तियां हैं। इन बस्तियों के बाद में हमें कहीं पर भी सिंधु घाटी सभ्यता कोई स्थल नजर नहीं आता है, क्योंकि व्यापारिक बस्तियां हैं, मुख्य बस्तियां नहीं है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी छोर तो मांडा ही मानते हैं। लेकिन अगर परीक्षा मांडा नहीं हो तो फिर हमें मुंडीगाक और शोरतुगई जैसे ऑप्शन पर ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो ऑप्शन में है तो उनको भी सही माना जा सकता है। और अगर हम इस सभ्यता के क्षेत्रफल की बात करेंगे, इस सभ्यता के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, और निरंतर बढ़ रहा है, क्योंकि निरंतर नए पूरा स्थलों की खोज हो रही है, नए उत्खनन हो रहे हैं। जैसे जैसे नए स्थलों की खोज होगी तो जाहिर सी बात है इसका जो क्षेत्रफल बढ़ेगा। इसकी आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है, और इसका जो सर्वाधिक संकेंद्रण है यानी विस्तार है, लगभग जो इसकी जो बस्तियां हैं उन बस्तियों में 80% भाग है वह सरस्वती
और जिसको आधुनिक काल में गग्गर या हाकरा नदी बोलते हैं, ये वाला भाग आप देखिए, यहाँ पर इस सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार हुआ है। अधिकतर बस्ती आपकी यही नजर आएगी। अगर हम प्रांतों की ओर से बात करेंगे तो ये यहाँ पर आपके एक तो आधुनिक पंजाब और पाकिस्तान में स्थित आपके सिंध है, और नदियों के हिसाब से बात करेंगे तो सरस्वती नदी, ये वाला जो भाग है ये सिंधु सभ्यता का मूल बिंदु है। यहाँ पर हमें सर्वाधिक बस्ती नजर आती है। अब एक सामान्य सी बात है कि ये 3 देशों में फैली जो सभ्यता है, इसके सर्वाधिक स्थल कहाँ है तो भारत में है, और भारत में सर्वाधिक स्थल कहाँ है तो ये गुजरात में है। हम सब जानते हैं कि सभ्यता भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में है। भारत के ये सवाल भी प्रश्न पूछा गया है कि किस दिशा में, और उत्तरी पश्चिमी भाग में हम देखते हैं जो कुछ जम्मू वाला भाग है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इसके बाद में गुजरात और महाराष्ट्र, ये जो एरिया हैं और इस एरिया के अंदर ये आपकी सभ्यता विकसित हुई थी, और सर्वाधिक स्थल हमें गुजरात में देखने को मिलते हैं। स्थिति और विस्तार के बाद हम अगला पॉइंट लेते हैं नामकरण। हम खूब सारे नाम पढ़ते हैं इस सभ्यता से जुड़े हुए, आखिरकार वो नामकरण क्यों हुआ और किन्होंने दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस सभ्यता का जो सबसे चर्चित जो नामकरण है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, और इस शब्द को देने वाले, ये जो नामकरण करने वाले थे आपके जॉन मार्शल। हम सब जानते हैं इस सभ्यता को लोगों के सामने रखने वाले, इसको उद्घाटित करने वाले जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल का मानना यह था कि ये जो सभ्यता है, इसकी बस्तियां हैं वो सिंधु और उसके सहायक नदियों के किनारे है, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहना सबसे बढ़िया रहेगा। इन्होंने सन 1924 में अपने जो एक समाचार पत्रिका है द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, उसके लेख में इस शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया है, और 1924 में उन्होंने इस सभ्यता को उद्घाटित करने का आपके प्रयास किया है। फिर इस सभ्यता के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता। अब इसका मतलब क्या है? ऐसा माना गया कि एक तो मिस्र की सभ्यता और एक मेसोपोटामिया की सभ्यता और फिर एक सिंधु सभ्यता, ये तीनों सभ्यताएं समकालीन है और तीनों कांस्य युगीन सभ्यताएं हैं। हम सभी जानते हैं सिंधुवासी तांबा और टिन को मिलाकर कांस्य निर्मित करते थे। तो मिस्र पहली होगी, मेसोपोटामिया दूसरी होगी, और फिर आपके ये सिंधु घाटी सभ्यता तीसरी। ऐसी सभ्यता जो कांस्य का प्रयोग करती थी, इसलिए इसको तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। जो आपके अर्नेस्ट मेके महोदय हैं, उन्होंने इसके लिए हड़प्पा संस्कृति शब्द का प्रयोग किया। इसी प्रकार जो मार्टिमर वेलर महोदय हैं, इन्होंने भी इसके लिए हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का शब्द इस्तेमाल किया। हड़प्पा क्यों बोलते हैं? तो हम सभी जानते हैं सिंधु सभ्यता के जितने पुरास्थल हैं, उनमें सबसे पहले सन 1921 को जिस पुरास्थल की खोज की गई, वे पुरास्थल हड़प्पा था। क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा पुरास्थल की खोज की गई है, इसलिए इस सभ्यता के लिए हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। अगला शब्द है प्रथम नगरीय सभ्यता। ऐसा माना गया कि जो भारतीय सभ्यता की संस्कृति है, उसमें जो सिंधु सभ्यता है वो पहली सभ्यता है जहां पर नगरों का आपके प्रचलन हुआ। हम पढ़ते हैं कि जो द्वितीय नगरीकरण है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ, लेकिन जो प्रथम नगरीकरण की अवस्था है वो सिंधु घाटी सभ्यता में। इसलिए गार्डन चाइल्ड महोदय ने इस सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा, और एम.आर. मुगल महोदय ने इसे वृहत्तर सिंधु सभ्यता कहा है। तो कई बार वनडे एग्जाम में ऐसे खूब सारे प्रश्न पूछ जाते हैं कि किस व्यक्तित्व ने इस सभ्यता के लिए कौन से शब्दों का आपके चुनाव किया है। तो ये भी हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं आखिरकार इस सभ्यता की जानकारी हमें कैसे मिली, इस सभ्यता की खोज कैसे हुई। जब एनसीईआरटी पुस्तकें पढ़ते हैं तो वहां पर फैक्ट की जगह अवधारणा का इस्तेमाल किया जाता है, और हम खूब पढ़ लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ये खोज हुई, वो खोजी, ये मिला, वो मिला। लेकिन सामान्य जो सवाल बच्चे पूछते हैं कि सर हमें बताइए इसकी खोज कैसे हुई, ये हमारे सामने कैसे आई, तब वह हम निरुत्तर हो जाते हैं। तो हम इसको एक कहानी के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे, और मेरे हिसाब से आपको आसानी समझ भी आ जाएगा। जैसे एक आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने जो इतिहास में रुचि रखते थे, सन 1826 के आसपास जो आधुनिक पाकिस्तान का पंजाब है उसका एक जिला है साहिवाल, और उसमें एक गांव था, और उस गांव से जुड़ा हुआ एक टीला है, और उसने उस टीले के बारे में सुन रखा था कि ये वही टीला है जहां पर प्राचीन काल में राजा पोरस और सिकंदर का आमना सामना हुआ था। तो इस टीले के प्रति उसकी रुचि जागी। वो इस टीले को देखना चाहता था कि वो आखिरकार स्थान कौन सा है जहां पोरस और सिकंदर एक दूसरे से युद्ध मैदान में आमने सामने हो गए। तो चार्ल्स मेसन वो पहले व्यक्तित्व थे जिन्होंने साहिवाल जिले के इस टीले को देखा। अभी इसका नाम हड़प्पा नहीं है, उस टीले को उन्होंने सबसे पहले अवलोकन किया, और इन्होंने सारी घटनाओं का उल्लेख, जो एक अपना लेख है नेरेटिव ऑफ जर्नीज, सन 1842 में उन्होंने इस लेख के अंदर इन सारी बातों का उल्लेख किया है कि मैं किस प्रकार से साहिवाल क्षेत्र में गया हूं और क्यों गया हूं, ये सारी बात उन्होंने इसमें बताई है। लेकिन इतना होने के बाद में उन्होंने इस संबंध में आगे हमें कोई जानकारी नहीं दी। फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो अध्यक्ष है, मुख्य रह चुके हैं कनिंघम महोदय, इनको इतिहास में और पुरातत्व में रुचि थी। सन 1851 में
पुरातत्व रुचि के कारण ही उन्होंने इसी टीले की खोज की, जिस टीले को सबसे पहले किसने देखा था? आपके चार्ल्स मेसन ने। और उस टीले को देखने के बाद में उन्होंने 1853 में इसका एक मानचित्र भी जारी किया। और मानचित्र जारी करने के बाद में कुछ वर्षों के बाद में 1872 में वो पुनः इस टीले की ओर आए। और उस समय उन्होंने यहाँ से कुछ उपकरण खोजे, कुछ मृदबांड खोजे, और उन्हें एक मोहर मिली, और उस मोहर पर वृषभ अंकित था। वृषभ मतलब होता है आपके बेल। लेकिन अब वो आगे इसके आगे इस टीले के बारे में या इस सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी नहीं जुटा पाई। तो ये भी चार्ल्स मेसन की तरह करने के मुद्दे भी इस सभ्यता के वास्तविक मर्म को, वास्तविक अर्थ को समझ नहीं पाए। और इस चीज को आगे ले जाने वाला काम किया जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने। इनको ब्रंटन बंधु कहते हैं कि जो आपके कराची से लाहौर है, आधुनिक पाकिस्तान दो स्थल हैं, कराची और लाहौर। कराची और लाहौर के मध्य रेलवे लाइन बिछाने के लिए कुछ ईंटों की जरूरत हुई थी। तो जिस टीले को चार्ल्स मेसन ने देखा, जिस टीले से कनिंघम ने कुछ वस्तुएं प्राप्त की, उसी जगह से कुछ ईंटें लेकर और इन ईंटों का प्रयोग ब्रंटन बंधुओं ने कराची और लाहौर के मध्य जो रेलवे लाइन बनाने के लिए इस्तेमाल में कर लिया। तो इस प्रकार से जो तीन व्यक्तित्व इनसे जुड़े हैं, लेकिन तीनों ही व्यक्तित्व इस सभ्यता का वास्तविक रूप, वास्तविक अर्थ उद्घाटित नहीं कर पाए। सन 1912 के अंदर जो जे फ्लीट महोदय हैं वो भी इसी टीले की ओर गए, और इस टीले से जुड़ी रोचक बातें उन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल में प्रकाशित की। लेकिन इस सभ्यता का हम कह सकते हैं एक बार उद्घाटित करने का कार्य भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो आपके मुखिया हैं आपके जॉन मार्शल, उन्होंने किया। जॉन मार्शल ने 1921 के अंदर जिस टीले की इतनी चर्चा हो चुकी है, जिसको चार्ल्स मेसन ने देखा है, जिसको कनिंघम ने देखा है, जहां से ईंटें प्राप्त की है बर्टन बंधुओं ने, और फ्लीट महोदय ने तो उसके बारे में रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल में प्रकाशित भी किया है। तो जॉन मार्शल की रुचि जागी, क्योंकि खुद पुरातत्वविद थे, पुरातत्व के ज्ञाता थे, तो वह भी इस टीले की ओर चले गए। और उनके साथ थे आपके दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। और इन्होंने एक टीम बनाकर इस पूरे क्षेत्र में उत्खनन का कार्य शुरू किया। दयाराम साहनी ने सन 1921 में उसी टीले की खुदाई की जिस टीले की जानकारी हमें चार्ल्स मेसन देते हैं, कनिंघम देते हैं, जेब फील्ड महोदय देते हैं। और क्योंकि ये क्षेत्र आपके हम देखते हैं जो क्षेत्र है ये आधुनिक पाकिस्तान में है, और सिंधी भाषा में एक ऐसा शब्द चलता है कि दफन हुए लोगों का शहर, और ऐसा माना गया कि जो दफन हुए लोगों का शहर है उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं आपके हड़प्पा। हालांकि स्थापित अवधारणा नहीं है, लेकिन कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ऐसा किला, ऐसा शहर जो दफन हो चुका है, और उस दफन हुए शहर की खोज ही आपके, इसका उत्खनन ही आपके दयाराम साहनी ने किया है, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया आपके हड़प्पा। अगले वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने एक नवीन पुरास्थल की खोज की जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये एक प्रकार से प्रक्रिया चली है। इस प्रक्रिया का जो प्रारंभ है वो चार्ल्स मेसन से हुआ है, और इस प्रक्रिया का जो अंत है वह अंत जॉन मार्शल के नेतृत्व में जब आपके दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी आए तो इस प्रक्रिया का आपके अंत हुआ। और फिर 1924 में जॉन मार्शल ने द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज नामक लेख में ही इस सभ्यता की घोषणा की कि हमने भारत की अति प्राचीन सभ्यता की खोज की है, जो सिंधु नदी किनारे होने के कारण हम इसे सिंधु नदी घाटी की सभ्यता कहेंगे। अब जो हमारी अगली सोच ये रहती है कि सर हमने इस सभ्यता की स्थिति को पढ़ लिया, स्थिति के बाद में सभ्यता कहाँ विस्तृत हुई है इसके विस्तार को हमने पढ़ लिया, इसकी खोज किस प्रकार से हुई है वो हमने देख लिया, और इसके बाद में जो इसका जो विभिन्न प्रकार के जो इसके नामकरण है वो किसने दिए और क्यों दिए वो सारी चीज हमने पढ़ दी है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सर आखिरकार ये सभ्यता किस काल की है, किस स्थिति क्रम की है, ये दुनिया में सभ्यता किस काल में अस्तित्व में आई है। तो क्योंकि हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, वो लिपि अपठित है, तो हम इसके कालक्रम की सटीक जानकारी हमें नहीं है, और कई सारे विद्वानों ने अलग अलग आधारों, अलग अलग स्रोतों के आधार पर इस सभ्यता की तिथियों को जानने का प्रयास किया है। तो हम देखेंगे किस आपके विद्वान ने कौन सी तिथि देने का प्रयास किया। फादर हेरास मोदी ने माना है कि जो सभ्यता है वो भगवान ईसा के जन्म के कितने वर्ष पुरानी है, आपके 6000 वर्ष पुरानी है। इसी प्रकार जो इस सभ्यता को उद्घाटित करने वाले है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल का मानना है कि सभ्यता 3250 से 2750 ईसा पूर्व के मध्य अस्तित्व में रही थी। जॉन मार्शल के बाद में अर्नेस्ट मैके महोदय, उन्होंने अपनी पुस्तकों में यह कहा कि सभ्यता जो है आपके 2800 से लेकर आपके 2500 ईसा पूर्व के मध्य आपके अस्तित्व में रही थी। जो मार्टिमर व्हीलर महोदय है उनका यह मानना था कि सन 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व के मध्य यह सभ्यता आपके अस्तित्व में रही है। तो हम यहाँ देख रहे हैं
कोई भी विद्वान एक मत नहीं है, अलग अलग विद्वानों ने इसके तिथि क्रम की अलग अलग व्याख्या करने का प्रयास किया है। लेकिन जो सर्वसाधारण मत है, जो सामान्य मत है और कार्बन 14 विधि के आधार पर जो निकालने का प्रयास किया गया है, और जिसको अधिकांश विद्वान एक मत एक स्वर में स्वीकार भी करते हैं कि यह सभ्यता मोटे मोटे रूप से ईसा के जन्म के 2300 वर्ष प्रारंभ हुई और 1750 के बाद इस सभ्यता के पतन की प्रक्रिया शुरू होगी। इस मत का समर्थन करने वाले डीपी अग्रवाल महोदय भी हैं, रोमिला थापर भी हैं और सीजे जेड महोदय भी हैं। और सामान्यतः माना गया है कि जो 2350 से लेकर 2750 के मध्य ये सभ्यता अपने विकसित स्वरूप में थी। लेकिन जब हम एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ते हैं, कक्षा 12 का जब पहली पार्ट पढ़ते हैं, ईंट, मनके और अस्थियां, वहां पर हमें 3 नाम नजर आते हैं: प्राग सिंधु घाटी सभ्यता, विकसित सिंधु घाटी सभ्यता और उत्तरी सिंधु घाटी सभ्यता। एनसीईआरटी में इस बात को बताने का प्रयास किया गया है विद्यार्थियों कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ये हमें 3 चरणों में नजर आती है। जैसे मान लीजिए आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का आपके ये डायग्राम देखिए। अब उनका मानना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये कोई एक दिन में नहीं बनी है और ना ही इसका पतन एक दिन में हुआ है। सबसे पहले इसकी बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है, फिर ये अपने वास्तविक रूप में आई है और फिर धीरे धीरे इसका क्या हो गया, पतन हो गया। तो जो बनने की प्रक्रिया है, वास्तविक या विकसित सिंधु घाटी सभ्यता का पहले का काल है, उसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं प्राक हड़प्पा, हड़प्पा से पहले की स्थिति। जब ये सभ्यता अपने विकसित स्थिति में थी, वास्तविक स्वरूप में आई है, तब इसको बोलते हैं आपके हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा सभ्यता। और जब इसका धीरे धीरे पतन हो गया, नगरों का पतन हो गया, व्यापार वाणिज्य का पतन हो गया, तो उस पतन की प्रक्रिया के लिए और पतन के बाद जो बस्तियां बच गई है, उनके लिए परवर्ती या उत्तरकालीन सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो एनसीईआरटी से 3 चरणों में बांट कर देखती है। एक वे काल जो सिंधु घाटी सभ्यता के बनने से पहले का था, एक वे काल जब इस सभ्यता विकसित हुई, और एक वह काल जब इस सभ्यता का पतन हो गया और जो बस्तियां बच गई, उसको संदर्भित करता है। और इन सब की तारीखें भी अलग अलग है। एनसीईआरटी कहती है कि जो 3200 से 2600 ईसा पूर्व है, वो प्राग सिंधु घाटी सभ्यता का काल है। 2600 से 1900 के बीच का जो काल है, विकसित हड़प्पा सभ्यता का काल है। और 1900 से 1300 ईसा पूर्व का काल वो उत्तरकालीन हड़प्पा का काल है। लेकिन जब आप एग्जाम देते हैं, वनडे एग्जाम, और वनडे एग्जाम मान लीजिए अगर आपकी ये तारीख आपको नजर आती है, तो आप इसी को मार करेंगे। जब ये तारीख नहीं है, तो फिर आप 2600 से 1900 वाले बीच की जो तारीख है उसको मार करेंगे, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो आज की कक्षा में विद्यार्थियों हमने ये मोटे मोटे रूप से देखने का प्रयास किया है कि सबसे पहले की सभ्यता होती क्या है, संस्कृति क्या होती है, बीसी और एडी का क्या संबंध है, और पुरास्थल क्या होते हैं। इसके बाद में इस सभ्यता की स्थिति क्या है, विस्तार क्या है, और विस्तार के बाद में इस सभ्यता का नामकरण किसने क्या रखा है, इसकी जानकारी खोज किस प्रकार से हुई है, और इस सभ्यता की तिथि और कालक्रम क्या है। अब एक जो स्लाइड बच गई है कि जो सिंधु सभ्यता कैसे बनी, ये हम अगली कक्षा में लेने का प्रयास करेंगे जब हम इसके निर्माण की प्रक्रिया को देखेंगे। क्योंकि जब आप इस स्लाइड को देखते हैं, तो इस स्लाइड में हमने स्थिति विस्तार देख लिया, नामकरण भी देख लिया, खोज जानकारी पढ़ ली और तिथिक्रम पढ़ लिया। अब अगली कक्षा में हम इसके जब निर्माण की प्रक्रिया को देखेंगे, तब हम देखेंगे ये सभ्यता किस प्रकार से बनी है। अब अगली कक्षा में हम इनसे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।